Greetings to all. So this is our next practical session, and in this practical session we will going to discuss about the engineering properties of rock. In the previous session we have seen the dip and strike problem, that is type 1, type 2 and type 3. So we have completed three types of dip and strike problems. Now today onwards we will going to discuss about the engineering properties of rock, which is very important as a exam perspective and as a practical perspective. So let's start with the engineering properties of rock, which is very important. So let's begin. So what is the engineering properties of rock? So basically the engineering properties of rocks are those that are important to the behavior or integrity of a structure or an excavation, and the function of required rock should determine the properties that must be investigated and that the test that would be appropriate. For reason of economy and useful, a testing program should be designed to fit specific need. So बेसिकली इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से हमें पर्टिकुलर रॉक की बिहेवियर के बारे में पता चलता है, उसके फिज़िकल पैरामीटर्स के बारे में हम जान सकते हैं, उसके केमिकल पैरामीटर्स के बारे में हम जान सकते हैं, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको इन्वेस्टिगेट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट एनी अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन हम जब भी कोई कंस्ट्रक्शन काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो हमें पर्टिकुलर रॉक का, सॉइल का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर हमें इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ड दिया हुआ है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। सो जैसा कि हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक में देखा है, डिफरेंट टाइप की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कलर, क्लीवेज, लस्चर, टेक्सचर एंड सो मैनी, बट यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक। सो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ अलग होती है और रॉक की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है पर्टिकुलर रॉक की। सो देर आर सो मैनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक, और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट वो हम देख चुके हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को शुरू करने से पहले हमें उस पर्टिकुलर मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए, वो कितना बेनिफिशियल है हमारे स्ट्रक्चर के लिए, हमारे कॉलम के लिए, हमारे बेस के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन एज ए सिविल इंजीनियर आपको होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल के जहाँ पे आपको पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक के बारे में, कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ पर्टिकुलर रॉक की क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ काम आती है, कितनी यूज़फुल है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे, ठीक है। और अगर नेक्स्ट हम रॉक प्रॉपर्टी की बात करें तो रॉक प्रॉपर्टी मे बी डिटरमाइन इन द लेबोरेटरी फ्रॉम कोर्स और ब्लॉक्स, और दे मे बी डिटरमाइन इन द रॉक मास, so usually in boreholes and preferably at the construction site। so basically जो हमारा रॉक प्रॉपर्टी होती है वो हमें लेबोरेटरी वर्क के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस जियोलॉजिकल मैपिंग वाले लेक्चर में कि जब हम कोई रॉक सैंपल को साइट से कलेक्ट करते हैं तो हम उसके वर्क के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए और जो उसका फर्दर प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस के लिए हम उस पर्टिकुलर रॉक को लेबॉरेटरी वर्क के लिए भेज देते हैं। उस लेबॉरेटरी वर्क में हमें उस पर्टिकुलर रॉक के बारे में पता चलता है, और वो जो सैंपल होता है या तो वो नॉर्मल सैंपल होता है जो हम फील्ड से कलेक्ट करके आते हैं, या फिर वो इन द फॉर्म ऑफ कोर होता है या ब्लॉक्स होता है। और कोर क्या है ये मैं आपको प्रीवियस प्रैक्टिकल लेक्चर सेशन में बता चुकी है कि व्हाट इज़ कोर। जब हम ड्रिलिंग का बारे में पढ़ रहे थे, कोर ड्रिलिंग और इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी कोर। सो हम जो लेबॉरेटरी वर्क करते हैं या तो वो हमारा नॉर्मल जो रॉक होता है जो हम सैंपल कलेक्ट करके लाते हैं वो हो सकता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ कोर और ब्लॉक्स हो सकता है। सो बेसिकली इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द रॉक सैंपल। जो लेबॉरेटरी वर्क होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द रॉक, और जो यूजुअली जो हम देखते हैं बोर होल्स के जो रॉक्स होते हैं जहाँ पे हमको रॉक कलेक्ट करने के लिए मिलता है, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्रिफरेबल होते हैं एट द कंस्ट्रक्शन साइट।
So experience has shown that test values may depend on the size of the sample and on the equipment used. We know also that many rocks deteriorate when removed from the rock mass through loss or gain of moisture, through strain relief or from the mechanical disturbance of the sampling. So यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है रॉक की, वो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस की वजह से भी डिस्ट्रॉय होती है, और विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, या तो उसका जो मास है, रॉक मास है, या तो वो लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है, उसमें मॉइस्चर कंटेन हो सकता है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स है जहाँ पे हम पर्टिकुलर रॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस रॉक में हमें किस किस टाइप के डिफेक्ट देखने मिलते हैं, किस टाइप का उसका में एडवांटेज है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स। सो सबसे पहला है हमारा डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या है आपको पता है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉक। सो जो डेंसिटी होती है वो हमारा एक मास होता है जो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉक होता है। रॉक डेंसिटी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेंसिटी रॉक की। सो डेंसिटी को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो हमारा मास होता है रॉक का विच इज़ टोटली डिफाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ द रॉक, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। एंड द डेंसिटी ऑफ द रॉक इज़ डिपेंड ऑन द पोरोसिटी एंड द मिनरलोजिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक। सो बेसिकली जो डेंसिटी होती है रॉक की वो टोटली डिपेंड करती है पोरोसिटी पे। अब पोरोसिटी क्या है। सो पोरोसिटी और परमेबिलिटी हम एक्वीफर वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पोरोसिटी और परमेबिलिटी दो एक ऐसे बेसिक टर्म है जहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है, या विद द हेल्प ऑफ पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर रॉक में कितनी कैपेसिटी है वाटर को स्टोर करके रखने की और वाटर को ट्रांसफ़र करने की। सो पोरोसिटी एक ऐसी कैपेसिटी है जो वाटर को स्टोर करके रखता है, और परमेबिलिटी एक ऐसी कैपेसिटी है जहाँ पे वाटर ट्रांसमिट होता है। सो जो हमारी पोरोसिटी होती है वो टोटली डिपेंड करती है हमारे रॉक के पोर्स पे, और जो हमारी परमेबिलिटी है इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द मिनरलोजिकल फैक्टर, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ द रॉक एंड व्हाट आर द केमिकल फैक्टर एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर रॉक। सो यहाँ पे बात हो रही है पोरोसिटी की। तो जैसा कि मैंने बताया है कि डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉक। सो जितना ज़्यादा पोरस होगा रॉक उतना ज़्यादा उसमें मास होगा, उतना ज़्यादा सैचुरेटेड होगा। मतलब अगर रॉक में पोर्स है तो वहाँ पे हमारा जो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है या स्टोरेज ऑफ वाटर है वो ज़्यादा होगा, और अगर हमारा जो रॉक है वो कॉम्पैक्ट होगा जिनके पोर्स या वॉइड्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होगी, तो हमारा जो वाटर का सैचुरेशन है या स्टोरेज ऑफ वाटर है वो नहीं होगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द पोर्स। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारी डेंसिटी है वो टोटली डिपेंड करती है पोरोसिटी पे। एंड द मिनरलोजिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक। मिनरलोजिकल कंपोजिशन मतलब कौन से टाइप के मिनरल से मिलकर बना हुआ है हमारा रॉक। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा रॉक है, अगर हम रॉक को डिफाइन करें तो इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो हमारा जो रॉक है वो मिनरल से मिलकर बना होता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मिनरलोजिकल कंपोजिशन उस रॉक का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉक। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा वॉल्यूम ऑफ द रॉक उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे डेंसिटी डिपेंड करती है पोरस मीडिया पे। पोरस मीडिया मतलब उस पर्टिकुलर रॉक में जो पोर्स है, जो वॉइड्स है, वो उस रॉक की पोरोसिटी को डिफाइन करते हैं। जितना ज़्यादा पोरोसिटी होगी उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी स्टोरेज ऑफ वाटर की। मतलब वो उतना ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रखेगा, और जितनी कम पोर्स होंगे मतलब कॉम्पैक्टनेस होगा, पोर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होगी, स्पेस नहीं होगी, तो वहाँ पे स्टोरेज ऑफ वाटर नहीं होगा। ठीक है, तो डेंसिटी इज टोटली डिपेंड ऑन द पोरोसिटी एंड द मिनरलोजिकल फैक्टर एंड मिनरलोजिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक। मतलब वो रॉक जो है वो किस मिनरल से मिलकर बना है। सो यहाँ पे बोल रहा है जनरली हाई डेंसिटी रॉक्स हैर आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर प्लेस्ड इन वाटर। सो जहाँ पे वो वाले रॉक जो कि ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं
जहाँ पे वाटर का काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्टिफिशियल रिजर्वायर बना रहे हैं, ठीक है, एक्वीफर और रिजर्वायर में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्वीफर एक ऐसा स्टोरेज ऑफ वाटर का जो नेचुरली वे से स्टोर होता है। मतलब एक्वीफर को अगर हम डिफाइन करें तो एक्वीफर इज़ अ नेचुरल स्टोरेज ऑफ वाटर, वेयर एज रिजर्वायर इज़ द आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ वाटर। मतलब रिजर्वायर को हम आर्टिफिशियली बनाते हैं और जो एक्वीफर होता है वो हमारा नेचुरल होता है, जो हमारे ग्राउंड सरफेस के नीचे है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और एक्वीफर का जो ग्राउंड लेवल है वो कम ज़्यादा होते रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेनफॉल। तो डिपेंड करता है, हमारा जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर लेवल होगा, और अगर हमारा रेनफॉल कम होगा तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम होगा, मतलब जो हमारी एक्वीफर है उसका भी लेवल कम होगा। तो अगर हम रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऐसी जगह पे हम इस टाइप के रॉक को एज अ बेस यूज़ करते हैं जिसमें पोरोसिटी ज़्यादा होती है। पोरोसिटी मतलब ऐसी कैपेसिटी जो वाटर को स्टोर करके रखती है, ठीक है। और अगर वो उस रॉक में पोरोसिटी ही नहीं होगी तो वाटर को ट्रांसमिट करेगा, वाटर इजीली फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं पोरस मीडिया पे, पोरस मटेरियल पे। तो जहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि जनरली हाई डेंसिटी रॉक आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसोनरी स्ट्रक्चर प्लेस्ड इन वाटर। मतलब ऐसे प्लेस जहाँ पे वाटर का वर्क हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम रिजर्वायर बना रहे हैं तो उस जगह पे वहाँ पे हम ऐसे रॉक यूज़ करेंगे एज अ बेस जो कि हाई डेंसिटी हो। हाई डेंसिटी मतलब ऐसे रॉक जो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ रॉक का वॉल्यूम ज़्यादा हो, और वो ज़्यादा होने की वजह से वो वाटर को इजीली एब्जॉर्ब करे, स्टोर करके रखे, ताकि उस रिजर्वायर में हमको वाटर का लेवल थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है। तो जैसे हम रिजर्वायर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक है उसमें सबसे ज़्यादा हमको पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। और ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऐसे कौन से रॉक है जिसमें हमको पोरोसिटी और परमेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो कौन से सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें हमें पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप की डेंसिटी होती है, एक होती है ड्राई डेंसिटी और दूसरी होती है सैचुरेटेड डेंसिटी। सो ड्राई डेंसिटी की बात करें तो ड्राई डेंसिटी इट इज़ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ओवन ड्राई रॉक, ठीक है। ड्राई डेंसिटी मतलब एक ऐसी डेंसिटी जहाँ पे हमको ओवन ड्राई रॉक की पर वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ओवर ड्राई रॉक का वेट देखने के लिए मिलता है। ओवन ड्राई मतलब जो कि कम्प्लीटली ड्राई हो, जिसमें कुछ भी परसेंट का मॉइस्चर कंटेंट ना हो, जो कम्प्लीटली ड्राई हो और उसका जो वॉल्यूम हो वेट पर यूनिट वो होता है हमारी ड्राई डेंसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सॉइल सैंपल या रॉक सैंपल लेबोरेटरी वर्क के लिए लाए हैं तो अगर हम उसको उसकी ड्राई डेंसिटी निकालनी है तो हम उस पर्टिकुलर रॉक सैंपल को ओवन में रखेंगे, उसको कम्प्लीटली ड्राई करेंगे ताकि उसका जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो एक्सकेप हो जाए, और देन हम उसका वेट करेंगे। तो वहाँ पे जो हमारी डेंसिटी निकलेगी उस रॉक की वो होगी उस रॉक की ड्राई डेंसिटी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओवन ड्राई डेंसिटी। सेकेंड है हमारा सैचुरेटेड डेंसिटी। सैचुरेटेड डेंसिटी एक ऐसी डेंसिटी है जहाँ पे हमको जो वॉल्यूम ऑफ रॉक सैंपल है वेयर ऑल पोर्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। तो जैसे कि मैंने बताया कि सैचुरेटेड मतलब कम्प्लीटली जो पोर्स है उस रॉक के वो कम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए वाटर से, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। और जैसे कि मैंने बताया था कि तीन टाइप के टर्म होते हैं, सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब ऐसा फॉर्मेशन या ऐसा रॉक जो कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड रॉक। और अनसैचुरेटेड की बात करें मतलब ऐसा रॉक फॉर्मेशन जहाँ पे वाटर फिल ना हो कम्प्लीटली, और या फिर उसके अंदर कैपेसिटी ना हो वाटर को एब्जॉर्ब करने की, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड रॉक, ठीक है। ओवर सैचुरेटेड की बात करें मतलब जितना वॉल्यूम है रॉक का उससे ज़्यादा उसके अंदर अगर वाटर मिलता है हमें, उसे हम बोलते हैं ओवर सैचुरेटेड रॉक, ठीक है। मतलब एक्सेसिव लेवल ऑफ वाटर या एक्सेसिव परसेंटेज ऑफ वाटर, तो उसको हम बोलते हैं ओवर सैचुरेटेड, ठीक है। तो ये तीन बेसिक से टर्म है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ओवर सैचुरेटेड। तो
तो यहाँ पे हम सैचुरेटेड डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी डेंसिटी या ऐसा रॉक जहाँ पे हमको जो रॉक है उसके जो पोर्स है वो कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पहला प्रॉपर्टी ऑफ रॉक की, ये भी इम्पॉर्टेंट होती है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है रिजर्वॉयर का, कि अगर हम कोई रिजर्वॉयर बना रहे हैं तो हम सबसे पहले उस पर्टिकुलर रॉक की डेंसिटी देखेंगे। अगर रिजर्वॉयर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे रॉक यूज़ करना जो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखे। अगर ऐसे हम फॉर एग्जांपल हम रिजर्वॉयर बना रहे हैं और वहाँ पे हम बसाल्ट और ग्रेनाइट और या मार्बल को यूज़ करेंगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब करके नहीं रखेगा। जितना भी पानी होगा वो या तो विद द हेल्प ऑफ इनफिल्ट्रेशन या पर्कोलेशन के प्रोसेस से या तो वो ग्राउंड सरफेस में चला जाएगा या फिर बह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम रिजर्वॉयर बनाते टाइम ऐसे रॉक यूज़ करते हैं या डैम बनाते टाइम ऐसे रॉक यूज़ करते हैं जहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन हो, पानी की कैपेसिटी लेवल को एब्जॉर्ब कर सके और पानी के लेवल को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, तो इसीलिए डेंसिटी फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंजीनियरिंग रॉक्स का। ठीक है, now next we will see the next property of rock. सो नेक्स्ट है हमारी पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। सो पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर हम पोरोसिटी को डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल अंडर द टेस्ट। मतलब एक रॉक है, उसके अंदर जितने भी वॉइड्स है और जितने भी पोर्स है उसका टोटल या फिर उसका रेशियो ऑफ द वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक। मतलब एक रॉक में कितने पोर्स है ये उसका रेशियो डिफाइन करता है, उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी की अगर बात करें तो पोरोसिटी एक ऐसी कैपेसिटी है जहाँ पे हमें वाटर लेवल या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को हम देखते हैं। मतलब ऐसी कैपेसिटी ऑफ रॉक जो पानी को वाटर को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, और स्टोर करके रखे, उसे हम बोलते हैं पोरोसिटी। और पोरोसिटी इज टोटली डिपेंड ऑन द पोर्स ऑफ द रॉक और वॉइड्स ऑफ द रॉक। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। अब आप सोचोगे कि मैम हर टाइम कंस्ट्रक्शन के लिए हम पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी को थोड़ी देखेंगे। सही है, बट जब हम डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या रिजर्वॉयर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या टनल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे जहाँ पे पानी का यूज़ हो, जहाँ पे वाटर का यूज़ हो, उस टाइम पे हम इस फैक्टर को देखते हैं कि पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी उस पर्टिकुलर रॉक में कितनी है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम उस पर्टिकुलर रॉक में पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी नहीं देखेंगे। बट वेयर एज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रिजर्वॉयर और डैम और दी टनल जहाँ पे पानी का यूज़ हो, जहाँ पे हम चाहे कि हमारा पानी का लेवल कंटिन्यू रहे थ्रू आउट द ईयर, उस जगह पे हमें पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी देखनी पड़ती है और उस जगह पे हम इस टाइप के रॉक फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोरोसिटी एंड इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द मिनरल ग्रेन्स, देयर अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेन्स एंड द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो पोरोसिटी होती है वो अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ मिनरल्स पे डिपेंड करती है, उसके कॉम्पैक्टनेस पे और उसके सीमेंटेशन पे। सीमेंटेशन मतलब किस टाइप का मैट्रिक्स है, किस टाइप का वर्क, किस टाइप का सीमेंटिंग मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट है जो दो पोर्स को, दो ग्रेन को ज्वाइन करके रखता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। Now we will see the permeability. So permeability refers to the ability of a porous material to transmit water through its pores. अब permeability क्या है? तो permeability एक ऐसी कैपेसिटी है या एक ऐसी एबिलिटी है जो वाटर के जो पोर्स में जो वाटर होता है उसको ट्रांसमिट करती है एक पोर से दूसरे पोर में या फिर एक रॉक से दूसरे रॉक में, उसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी। ठीक है, तो परमेबिलिटी इज अ एबिलिटी ऑफ pores of material to transmit the water from one pores to the another pore। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम परमेबिलिटी। तो पोरोसिटी क्या करता है, हमारा पोरोसिटी वाटर को स्टोर करके रखता है और परमेबिलिटी वाटर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, सो
It depends on the both the size and amount of voids present in the soil or rock masses and the degree to which these voids are interconnected. So यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारी permeability है वो totally depend करती है हमारे उस particular rock के pores में या उस particular rock के voids में जो हमारे soil और rock में present है, या फिर degree to which voids are connected, मतलब ऐसा rock formation जो pores है या जो voids है वो एक दूसरे से connected हो. ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी. सो अगर आपको वाइवा में या प्रैक्टिकल सेशन में आपको क्वेश्चन पूछता है कि वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दी पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, सो इट इज़ वेरी बेसिक्स आंसर कि पोरोसिटी या जो परमेबिलिटी होती है हम इसलिए चेक करते हैं ताकि अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल करना है, को कंस्ट्रक्ट करना है रिजर्वायर का या डैम का, टनल्स का, जहाँ पे पानी का स्टोरेज हो, तो वहाँ पे हमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी को जज करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ऐसे कंस्ट्रक्शन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन में ये पैरामीटर्स को देखें. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपको वाइवा में ये पूछता है तो आपको ये बताते आना चाहिए, आपको पोरोसिटी और परमेबिलिटी की डेफिनेशन भी बताते आना चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी देखते हैं. नाउ नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन. अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया है कि 3 बेसिक से टर्म होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ओवर सैचुरेटेड. तो यहाँ पे हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखना है. मतलब सैचुरेशन मतलब कितनी कैपेसिटी होती है पर्टिकुलर रॉक की सैचुरेटेड होने के लिए, मतलब फिल्ड विद दी वाटर, मतलब जितना ज़्यादा वाटर फिल्ड होगा उस पर्टिकुलर रॉक में तो मतलब वो हमारा जो रॉक है वो सैचुरेटेड रॉक है. अगर उसमें कैपेसिटी कम होगी मतलब वो अनसैचुरेटेड होगा, और अगर उसमें कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे ओवर सैचुरेटेड रॉक. ठीक है, सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द रॉक सैंपल. मतलब यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वॉइड्स, मतलब जो पोर्स में जितना वाटर होगा, ठीक है, और वो वॉइड्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ऑफ द रॉक सैंपल, मतलब पोर्स के अंदर का पानी या वाटर और जो टोटल वॉल्यूम है, मतलब जितना उस रॉक में जितने पोर्स है उसका टोटल हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे. तो इस तरीके से हम डिग्री सैचुरेशन निकालते हैं. मतलब जो हमारा एक कंप्लीट रॉक है उसमें जितने पोर्स है और उस पोर्स में कितनी कैपेसिटी है वाटर को स्टोर करके रखने की. ठीक है, तो इस बेसिस पे हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है डिग्री ऑफ सैचुरेशन को निकालने के लिए. तो जो है S इज इक्वल्स टू कैपिटल V एंड स्मॉल w अपॉन कैपिटल V अपॉन स्मॉल w. सो ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे S मतलब होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन. ठीक है, S मतलब है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन. कैपिटल V एंड स्मॉल w मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कैपिटल V एंड स्मॉल v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ सैचुरेशन. मतलब पर्टिकुलर रॉक में हम पर्टिकुलर रॉक का डिग्री ऑफ सैचुरेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब वो जो हमारा रॉक है वो कितना सैचुरेटेड है, कितना परसेंट कैपेसिटी है उसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखने की. ठीक है, तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी वॉइड्स ऑफ दी रॉक. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि वॉइड ज़्यादा होंगे मतलब उसकी पोरोसिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, पोरोसिटी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम उस टाइप के रॉक को एज अ रिजर्वायर बेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, टनल यूज़ कर सकते हैं, एज ए डैम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एज अ बेसमेंट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारे जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. अगर एक भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो हम उसको एज ए मटेरियल हम यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जितनी भी जैसे मैंने बताया डेंसिटी, परमिएबिलिटी, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये सारी चीज़ अगर आप नोटिस करें तो ये सारी चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है.
ठीक है। अगर पर्टिकुलर रॉक में डेंसिटी हम देखेंगे तो उसकी हाई डेंसिटी होगी। हाई डेंसिटी तब होगी जब उसमें पोर्स ज़्यादा होंगे, पोर्स ज़्यादा होंगे तो उसकी पोरोसिटी ज़्यादा होगी। अगर पोरोसिटी होगी तो कहीं ना कहीं उसमें परमिएबिलिटी भी होगी। अगर पोरोसिटी होगी तो उसमें सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी होगा, मतलब वो जो रॉक है हमारा वो सैचुरेटेड रॉक होगा। ठीक है। तो ये सारी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज आनी चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है। एंड ये सारे जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप कभी कोई इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक पूछ सकते हैं। तो इसको लाइटली मत लीजिए, छोटी छोटी चीज़ है जो आपको बेटर से बेटर बना सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया है हर बार कि आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल सेशन आप नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हमारे अभी का जो टाइम है कि ऑफलाइन हमारे एग्ज़ाम्स है, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड फॉर्मेट हो गया है अभी। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वो प्रैक्टिकल सेशन से ही आपके लिए जाते हैं। सो ये जो चीज़ है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट अगर आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होंगे या अगर आप इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो ये सारी जो चीज़ है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक, डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, पोरोसिटी परमेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको पता होने चाहिए। अभी तो आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, बट जब नेक्स्ट आप आगे जाओगे, आप जब नेक्स्ट सेम में जाओगे या इन फ्यूचर जब आप इंटरव्यू दोगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको लाइटली मत लीजिए। अगर जितना हो सके तो आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी जाती है तो फिर मैं तो हूँ ही, आप एनी टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। क्योंकि विदाउट आपके इंटरेस्ट और विदाउट आपके क्वेश्चन से एज अ फैकल्टी हमें ये पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट दिखेगा तो फैकल्टी को भी इंटरेस्ट आता है आपको पढ़ाने में। सो बी केयरफुल और बी सिंसियर विथ योर टॉपिक, विथ योर सब्जेक्ट। इनके साथ ऑनेस्टी से स्टडी कीजिए, क्योंकि ये लाइफ में हर बार आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देनी है। ठीक है। सो प्रिपेयर फॉर एवरी सिचुएशन, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर इन फ्यूचर आप इंटरव्यू करो या कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ, इजीली आंसर कर पाओ। ठीक है। तो हमारा एज अ फैकल्टी यही मोटिव रहता है कि स्टूडेंट्स को 100% नॉलेज दिया जाए, ताकि अगर इन फ्यूचर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि अरे आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपने उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ा होगा, व्हाट इज़ परमेबिलिटी, व्हाट इज़ पोरोसिटी। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से बताना आना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कंप्लीट होता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द रॉक और इन द रॉक सैंपल। ठीक है। तो ये हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल सकते हैं। एस मतलब होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, VW मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड VV मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और पोर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ। सो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक। सो अगर स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करेंगे तो स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब एक ऐसी एबिलिटी जो रेजिस्टेंस को, एक्सटर्नली रेजिस्टेंस जो होता है लोड, उसको रेजिस्ट कर सके, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रॉक है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, एक इग्नियस रॉक है। उसमें से भी हम लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक, मेरे पास एक सैंडस्टोन है और मेरे पास इग्नियस रॉक में बसाल्ट है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि वो दोनों रॉक में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस रॉक की होगी।
ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या जो बसाल्ट है मेरे पास उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे इग्नियस रॉक होते हैं वो डायरेक्टली मेड अप फ्रॉम लावा होते हैं, मोल्टन मटेरियल से डायरेक्टली बने होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है और जो एक्सटर्नली लोड को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, मतलब सैंडस्टोन की बात करें, तो सैंडस्टोन ऐसे रॉक होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक फ्रेगमेंट से बने होते हैं, ठीक है। मतलब प्री एग्जिस्टिंग रॉक फ्रेगमेंट से बने होते हैं, मतलब ऑब्वियसली वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकते, उनका स्ट्रेंथ भी कम होता है, बट उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। सो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कौन से सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी होती है, तो आपको ये बताते आना चाहिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे रॉक आते हैं इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, जो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ऐसे रॉक जिनकी एबिलिटी होती है, ऐसे मटेरियल which have the ability to resist the externally applied force or externally applied load is known as the strength, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक और द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे अगर हम सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी हमारी इग्नियस रॉक में, क्योंकि जो हमारे इग्नियस रॉक होते हैं वो हार्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और वो ज़्यादा रेजिस्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सो अब देखते हैं डिपेंडेंस। इट इज़ डिपेंड अपॉन इट्स मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन्स एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एक्सेट्रा। सो जो हमारे स्ट्रेंथ होती है रॉक की वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिनरल कंपोजिशन। जैसे कि हमें पता है कि जो रॉक है वो एग्रीगेट है मिनरल्स का, और जो हमारे रॉक होते हैं वो कम्प्लीटली मेड अप ऑफ होते हैं मिनरल्स के। तो जो हमारा स्ट्रेंथ है वो टोटली डिपेंड करता है मिनरल कंपोजिशन पे। जिस टाइप का मिनरल कंपोजिशन होगा उस टाइप की हमारी स्ट्रेंथ होंगी उस रॉक की, ठीक है। तो पहला हो गया मिनरल कंपोजिशन, सेकंड है हमारा टेक्सचर, किस टाइप का उसका टेक्सचर है वो भी इम्पॉर्टेंट करता है। थर्ड है हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब वो जो रॉक है जिस मिनरल से वो मिलकर बना है उसका अरेंजमेंट्स क्या है मिनरल्स का, उनके आपस में बीच में किस तरह की कनेक्टिविटी है, वो इंटरकनेक्टेड है या नहीं है, उनके बीच में जो उनके जो पोर्स है, छोटे छोटे जो वॉइड्स है जिन्हें हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं, क्या वो एक दूसरे से दूर है, उनके बीच में स्पेस है या फिर वो कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जो कॉम्पैक्ट इन नेचर होते हैं रॉक, उनकी हार्डनेस और उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होते हैं, और ऐसे रॉक जिनके पोर्स के बीच में गैप होती है, स्पेस होती है, तो उनका स्ट्रेंथ भी कम होगा और उनकी हार्डनेस भी कम होगी। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर जो पोर्स आपस में कनेक्टेड है, एकदम ही बीच में स्पेस नहीं है, चिपके हुए पोर्स है, कॉम्पैक्ट है, तो ऑब्वियसली उनका जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। और जो रॉक जिनके पोर्स के बीच में गैप होगी, वॉइड्स होंगे, तो उनका स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम होगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी बेसिक एंड सिंपल। माइक्रो स्ट्रक्चर इज टोटली डिपेंड ऑन द इंटरकनेक्टनेस ऑफ द पोर्स ऑफ द वॉइड ऑफ द रॉक। और उसके बाद फोर्थ है हमारा अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स ग्रेन। सो अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन्स की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसा मैंने बताया माइक्रो स्ट्रक्चर्स, और माइक्रो स्ट्रक्चर इज टोटली डिपेंड विद द अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन्स। मिनरल ग्रेन्स का किस तरीके का अरेंजमेंट है, उनका शेप क्या है, उनका डिज़ाइन क्या है, वो कैसे आपस में एक दूसरे से अरेंज होके एक शेप बनाए हैं, तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा डेंसिटी, फिर उसके बाद डेंसिटी इज टोटली डिपेंड विद दी पोरोसिटी, पोरोसिटी इज डिपेंड विद दी सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिपेंड विद दी परमेबिलिटी, एंड अगेन दिस इज द स्ट्रेंथ, एंड अगेन स्ट्रेंथ इज डिपेंड विद द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे इसके चेन एक जुड़ती जा रही है, मतलब एक जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, देन दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। तो ये सारी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो
इन सारी चीज़ों को कम ओवरकम करती है। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट पैकेज हमको मिलता है तो ये एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम ये पैरामीटर्स को कैसे देख कर एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डन करते हैं। तो ये हो गया डिपेंडेंस। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोडिंग एंड स्ट्रेस द स्ट्रेंथ में बी क्लासिफाइड एज। सो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो तीन इसमें डिवाइड हुई है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है ये एज अ सिविल इंजीनियरिंग और एज अ इंजीनियरिंग जियोलॉजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेयर एज शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ अभी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत डीप नॉलेज हो गया। बट यहाँ पे हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दी लोडिंग, टाइप ऑफ लोडिंग एंड स्ट्रेस, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो शेयर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इम्पॉर्टेंट है, बट एज अ सिविल इंजीनियर और एज अ इंजीनियरिंग जियोलॉजी सब्जेक्ट आपको सिलेबस में शेयर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। सो हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रॉक देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्ट्रेंथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि ऐसे कौन से सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल सी दी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। So this is the compressive strength, this is the type of the strength. So compressive strength क्या है? So it is also known as the crushing strength and may be defined as a maximum force per unit area. So compressive strength एक ऐसी strength है जो crushing strength के से भी जानी जाती है, मतलब crushing strength के उसका अगर कोई लोड या कोई प्रेशर अप्लाई होता है उस पर्टिकुलर रॉक पे तो वो कितने हद तक क्रश होता है या नहीं होता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का मीनिंग ही यही होता है कि अगर कोई रॉक पे फोर्स अप्लाई करे तो वो कॉम्प्रेस होता है या नहीं, और अगर होता है तो कितने परसेंट होता है। ठीक है, तो इट इज़ टोटली डिपेंड कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का लोड किस टाइप का है, प्रेशर किस टाइप का है। ठीक है, और अगर उसको डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइन एज अ मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब फॉर एग्जांपल हमारा रॉक है और उस रॉक पे अगर कोई प्रेशर या कोई लोड अप्लाई हो रहा है तो उस पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कितने एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डिपेंड करता है हमारे प्रेशर और लोड पर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज द क्रशिंग स्ट्रेंथ, एंड अगर उसको डिफाइन करें तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डिफाइंड एज मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कितना फोर्स उस पर्टिकुलर रॉक पे या उस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट डेंसिटी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, ये चार ऐसे फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होने चाहिए, और एज अ इंजीनियर जब आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करोगे तो ये जो चार फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं टू नो अबाउट दीज फैक्टर के what is porosity, what is permeability and compressive strength and the density of that rock। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस फोर्स बियॉन्ड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ विल कॉज अ फेल्यूर ऑफ द रॉक। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है अगर ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स अप्लाई होता है उस रॉक पे जो कॉज करता है फेल्यूर ऑफ द रॉक को। मतलब अगर ज़्यादा फोर्स उसकी कैपेसिटी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई रॉक की कैपेसिटी क्रशिंग की इतनी है और अगर उससे ज़्यादा हमने उस पर फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया तो ऑब्वियसली वो जो रॉक है वो फेल्यूर हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसका ये कॉज होता है, उसका ये कंक्लूजन होता है कि जो हमारा रॉक है वो फेल्यूर रॉक है, वो कम्प्लीटली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को कंसिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो एक्सेसिव force beyond the compressive strength will cause a failure of the rocks। Now next है compressive strength may be expressed as, so this is the formula of compressive stress जहाँ पे CO मतलब होता है compressive strength,
P मतलब होता है लोड और प्रेशर, A मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप कोई भी रॉक फॉर्मेशन का, रॉक सैंपल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे एरिया की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए यहाँ पे हमने एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो CO इज इक्वल्स टू P अपॉन A, वेयर CO इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, P इज लोड एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, सो दिस इज दी type of strength, that is compressive strength of rock, and compressive strength is very very important और ये आपको पता होनी चाहिए। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सो नेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इज ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी आपने बहुत बार सुना भी होगा और शायद से जियोमॉर्फोलॉजी वाले लेक्चर में वेदरिंग एंड इरोजन के टाइम पे ड्यूरेबिलिटी वाला टर्म यूज़ हुआ था। सो ड्यूरेबिलिटी क्या है? सो ड्यूरेबिलिटी में बी डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। ठीक है, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग मतलब व्हाट इज़ वेदरिंग? अब आप मुझे ये बताइए कि वेदरिंग क्या है। वेदरिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे रॉक फ्रैगमेंट्स अलग होते हैं रॉक पर्टिकुलर रॉक से विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग एजेंट्स। और वेदरिंग एजेंट्स क्या होते हैं? हमारा विंड है, वाटर है और फिजिकल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पे रेजिस्टेंस टू वेदरिंग मतलब उस पर्टिकुलर रॉक की अगर हमको ड्यूरेबिलिटी देखनी है तो हमें ये देखना है कि वो जो रॉक है वो कितना % रेजिस्ट करता है, कितना रेजिस्टेंस है उसके अंदर वेदरिंग को लेकर। ठीक है, तो अगर वो जो रॉक है वो इजीली वेदर्ड हो जाता है मतलब उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं है। और अगर वो जो रॉक है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में वेदर्ड होता है या वेदर्ड होता ही नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उसके अंदर इतना पावर है कि वो जल्दी से वेदर्ड ना हो, मतलब उस रॉक में बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, वो ड्यूरेबल रॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है वेदरिंग प्रोसेस पे कि वो जो रॉक है सो इट इज़ टोटली डिफाइंड के रेजिस्टेंट टू वेदरिंग मतलब उसके अंदर कैपेसिटी होगी वेदरिंग को होल्ड करने की, वेदरिंग से बचने की। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। Now durability of rocks mass depend on the nature of environment against which it इज़ यूज्ड। तो जैसे कि मैंने बताया कि ड्यूरेबिलिटी एक ऐसा रॉक मास है जो टोटली डिपेंड करता है नेचर के इन्वायरमेंट ऑफ नेचर पे, जहाँ पे जो वेदरिंग प्रोसेस होती है उस रॉक फॉर्मेशन पे जो वो उसके अगेंस्ट होता है, मतलब वो वेदरिंग प्रोसेस होने से बचाता है। सो ड्यूरेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो रॉक की वेदरिंग होने से बचाता है। सो इट इज़ द रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एंड विच इज़ अगेंस्ट द वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ड्यूरेबिलिटी एंड विच इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट अगेंस्ट विच इट इज़ यूज्ड। A more durable rock mass will remain as it is for a longer period. तो जैसे कि मैंने बताया अगर हार्ड रॉक होगा, कॉम्पैक्ट रॉक होगा और वो वेदर्ड नहीं होगा इजीली, तो ऐसे जो रॉक होते हैं वो लॉन्गर पीरियड तक के एज इट इज़ रहते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, सो अ मोर ड्यूरेबल रॉक मास विल रिमेन एज इट इज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड। और अगर जो लेस ड्यूरेबल है मतलब जो इजीली वेदर्ड हो जाते हैं विद द इन्वायरमेंट, तो वो जो रॉक है वो लॉन्गर पीरियड तक वैसे नहीं रह सकते, उन्हें वो चेंज होते रहते हैं क्लाइमेट के साथ या इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, इट इज़ डिपेंड ऑन इज कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड द क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट वेयर द स्टोन इज अल्टीमेटली यूज्ड ऑन द अदर हैंड। तो जैसे कि मैंने बताया है कि वेदरिंग में बहुत सारे फैक्टर्स यूज़ होते हैं। अब जो ड्यूरेबिलिटी है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? तो जो हमारी ड्यूरेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कंपोजिशन रॉक की, टेक्सचर ऑफ रॉक पे और स्ट्रक्चर पे। मतलब उस जो रॉक है उसका कंपोजिशन क्या है, उसका टेक्सचर क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। और ये सारी जो चीज़ है, ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है हमारे मिनरोलॉजिकल फैक्टर में, मतलब
उस पर्टिकुलर रॉक का अगर कंपोजिशन की बात करें तो वो जो रॉक है उसका मिनरलोजिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब वो जो हमारा रॉक है वो किस टाइप ऑफ मिनरल से मिलकर बना है। ठीक है, तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द मिनरल्स, टेक्सचर ऑफ द मिनरल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल्स। और सेकेंड चीज़ यहाँ पे बोला है कि क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट मतलब जो वेदरिंग हमारा प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक के बेसिस पे होता है। जिस टाइप का जहाँ पे क्लाइमेट होगा उस टाइप की वहाँ पे वेदरिंग होगी। ठीक है, तो ह्यूमिड रीजन में अलग वेदरिंग होगी, क्लाइमेटिक ये आर्टिक रीजन में अलग वेदरिंग होगी, जहाँ पे ग्लेशियल है वहाँ अलग वेदरिंग होगी। ठीक है, डेजर्ट वाले एरिया में अलग वेदरिंग होगी। सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन और इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द प्रोसेस और एजेंट्स ऑफ द वेदरिंग के किस टाइप की वेदरिंग वहाँ पे होती है। नेक्स्ट है हमारा द एजेंसी विच यू रिड्यूस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ रॉक्स आर हाइड्रेशन, सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन, एब्रेशन एक्सेट्रा। तो जैसे कि हमने वेदरिंग और इरोजन वाले लेक्चर में देखा है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स है जिससे हमारी वेदरिंग होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि देयर आर 3 मेन एजेंट्स, जैसे वाटर है, विंड है और ग्लेशियर है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर है जिससे हमारी वेदरिंग भी होती है और इरोजन भी होता है। सो ये 3 ऐसे फैक्टर है जहाँ से हमारी वेदरिंग भी होती है, इरोजन भी होता है और ड्यूरेबिलिटी भी उस पर्टिकुलर रॉक की जाती है। तो मोस्ट जो एजेंसी है जो पर्टिकुलर रॉक की ड्यूरेबिलिटी को रिड्यूस करती है, कम करती है, वो है हाइड्रेशन, सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन और एब्रेशन। ठीक है, और हाइड्रेशन, सोल्यूशन, ये सारे जो पैरामीटर्स है ये हमारी है आते हैं केमिकल वेदरिंग में। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग क्या है ये आपको पता है, ये हम प्रीवियस जियोमॉर्फोलॉजी वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ वेदरिंग, व्हाट इज़ केमिकल वेदरिंग, व्हाट इज़ फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेशन, सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड एब्रेशन, ये 4 ऐसे जो टर्म है ये आते हैं हमारे केमिकल वेदरिंग में। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग यहाँ पे होती है, हाइड्रेशन होता है उस पर्टिकुलर रॉक का, ऑक्सीडेशन होता है और एब्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये मेन कॉज है जिसकी वजह से पर्टिकुलर रॉक की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन बेसिक एजेंट्स है या एजेंट है। विद द हेल्प ऑफ दीज एजेंट उस पर्टिकुलर रॉक की ड्यूरेबिलिटी कम होती है, या विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल वेदरिंग ड्यूरेबिलिटी इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ये है हमारे हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड एब्रेशन। ये आते हैं हमारे केमिकल वेदरिंग में, जहाँ पे केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकली एक्टिवली प्रोसेस होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ गैसेस या विद द हेल्प ऑफ केमिकल फ्लूइड जब मिलते हैं तो वहाँ पे हाइड्रेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिसकी वजह से वेदरिंग होती है। और विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग और ड्यू टू द वेदरिंग जो पर्टिकुलर रॉक है, रॉक सरफेस है, उसकी ड्यूरेबिलिटी चली जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी ड्यूरेबिलिटी जिसको हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन एज अ रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। जो हमारी ड्यूरेबिलिटी टोटली डिपेंड ऑन द रॉक composition, texture and structure. Now we will see the next. नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर कंटेंट एंड दिस इज द लास्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। मॉइस्चर कंटेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अलग है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर रॉक का सैचुरेशन कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर रॉक में कितना वाटर या कितना मॉइस्चर है। ठीक है, तो both terms are different, degree of saturation is different and moisture content is different. अगर moisture content को हम define करें, moisture content of a rock or a sample is defined as the ratio of weight of water in the voids to the weight of dry solid in the sample. moisture content मतलब एक ऐसा रेशो जो टोटल जो वेट है वाटर का इन दी वॉइड्स टू द वेट ऑफ ड्राई सॉलिड वॉइड्स। ठीक है, मतलब जो हमारा रॉक है उसके अंदर जो पोर्स है उसमें कुछ पोर्स में मॉइस्चर होगा, कुछ पोर्स कम्प्लीटली ड्राई होंगे। तो इन दोनों का जो रेशो है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारा मॉइस्चर कंटेंट, कि हमारे पर्टिकुलर रॉक में, पर्टिकुलर रॉक सैंपल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, तो इट इज़ द रेशो बिटवीन the weight of the water in the voids to the weight of dry solid or dry solid
voids in the rock sample। ठीक है, तो यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल W एंड स्मॉल w अपॉन कैपिटल W एंड स्मॉल s। ठीक है, तो यहाँ पे m, स्मॉल m मतलब मॉइस्चर कंटेंट, and capital W and W is equals to weight of the water, and capital W and S is equals to weight of solids। तो यहाँ पे हमने मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला देखा है, और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन आइडेंटिफाई द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द रॉक सैंपल। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है हमारे पूरे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक। सो हमने इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा डेंसिटी, उसके बाद हमने देखा पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, फिर उसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, देन स्ट्रेंथ, देन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड द मॉइस्चर कंटेंट। सो ये जो पैरामीटर्स है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है, और ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो प्रैक्टिकल सेशन है, ये आपको, जैसे आपने अब तक के सारे प्रैक्टिकल सेशन को रिकॉर्ड किया है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक जो है, इसे भी आपको आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है। और ये जो पार्ट है आपका, ये जो टॉपिक है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक, ये आपके थ्योरी में भी है, तो इस तरीके से आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक कंप्लीट होता है। So that's it, this is the end of the practical session, and we have completed engineering properties of rock। engineering properties of rock आपको थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है, तो जितना मैंने आपको बताया है ये आपको प्रैक्टिकल में लिखना है, एज इट इज़ लिखना है, और आपको ऊपर हेडिंग देनी है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक। ठीक है, और प्रैक्टिकल आप देख लीजिए कितना प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल 4 है या 5 है। ठीक है, तो यहाँ आपको हेडिंग देनी है प्रैक्टिकल का जो भी है 4, 5, उसके बाद आपको हेडिंग देनी है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक। और ये जैसा मैंने बताया आपको एज इट इज़ वैसे ही आपके लाइनिंग वाले पेज में आपको लिखना है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, वाइवा में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक क्या क्या देखा है हमने, डेंसिटी देखा है सबसे पहले, उसके बाद पोरोसिटी, परमेबिलिटी देखा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखा है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रेंथ देखा, फिर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक देखा है, फिर उसके बाद हमने मॉइस्चर कंटेंट देखा है। ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी भी देखी हमने। तो ये सारे जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है ये आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, और ये एग्ज़ाम में आता ही है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके थ्योरी में भी है एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल सेशन में भी है, तो आपको ये कम्प्लीटली लिखना है और पढ़ना भी है। और आई होप कि जैसा मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनानी है, तो आई होप कि आप सारी चीज़ें कम्प्लीटली लिख रहे हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इग्नियस रॉक, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ये सारे प्रैक्टिकल भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद हमने डिप एंड स्ट्राइक के प्रैक्टिकल शुरू किए हैं, इसमें हमने टाइप 1 देखा, टाइप 2 देखा, टाइप 3 देखा है। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल जो है आपको प्रैक्टिकल सेशन में लिखना है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रैक्टिकल्स है आपको आपके प्रैक्टिकल सेशन में लिखना है, और ये जो अभी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक है ये भी आपको लिखना है, तो आपका दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपको थ्योरी में भी है और आपको प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग विथ लेक्चर प्रैक्टिकल, जो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको बताना है ऐसे कौन से रॉक है जिसमें पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी होती है। ठीक है, सो दैट्स इट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।